माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से। चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट LCA AF-MK2 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि LRDA ने अब बड़े उत्तम MK2 आईसा FCR यानी कि फायर कंट्रोल रडार पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए LRDA ने बड़े उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि आईसा फायर कंट्रोल रडार के 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए नए टेंडर जारी किए हैं, जिनमें मेन एंटीना के साथ TR मॉड्यूल के 992 एरेज शामिल होंगे। 780 TR मॉडल जो कि तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए उत्तम MK1 रडार एंटीना पर है। आपको बता दें कि LCA AF-MK2 के निदेशक डॉक्टर मधुसूदन राव ने एरो इंडिया 2021 के मौके पर कहा था कि LCA AF-MK2 तेजस MK1 की नोज कोन की तुलना में 270 mm छोटे नोज कोन के साथ आएगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा उत्तम आईसा रडार रखने में सक्षम होगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि रडार का अधिकांश बैकएंड प्रक्रिया समान रहेगी। केवल एंटीने के आकार में बेहतर खोज और ट्रैकिंग रेंज के लिए अलग अलग पावर सेटअप के साथ हाई TR मॉड्यूल होंगे। इसलिए रडार के जो व्यापक परीक्षण होते हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि उत्तम हार्डवेयर के स्केलेबल और अधिकांश परीक्षण पहले 2 LCA AF-MK2 बोर्ड पर उन्हें किया जाएगा, जिसे 2025 तक रोल आउट किया जाएगा। LRD ने उत्तम MK2 को इंडियन एयरफोर्स के रूसी मूल के MiG-29 UPG बेड़े और नौसेना के MiG-29 के बेड़ों के लिए भी उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। LRDE भी बेहतर प्रदर्शन के साथ उत्तम MK3 पर काम कर रहा है, जो सुखोई 30 MKI की बड़ी नोज कोन और बिजली की क्षमता को पूरा करेगा। भारतीय वायुसेना और HAL दोनों सुखोई Su-30 MKI के पूरे बेड़े के लिए उत्तम MK3 के विकास का भी समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं कि क्या भारत वास्तव में स्टेल्थ पावर रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होगा। भारत अपने AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसके अलावा पुराने विमानों के स्टॉक को आधुनिक बनाने का भारत प्रयास कर रहा है, जिसमें कि जागुआर, टैसॉल्ट, मिराज 2000 शामिल है। वहीं AMCA परियोजना के लिए जो मेन आवश्यकता है वो है स्टेल्थ, सिंगल सेट और मल्टी रोल फाइटर बनाने के लिए। हालांकि भारत ने जब 2018 में Su-57 फाइटर जेट के आधार पर एक नए फाइटर जेट के निर्माण के लिए FGFA प्रोग्राम से अपना हाथ वापस खींच लिया, उसके बाद 2014 में मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में अपने घरेलू रक्षा उद्योग के निर्माण के लिए खुद से आगे बढ़ने का फैसला लिया। AMCA एक तकनीकी परियोजना है जो भारत के रक्षा क्षेत्र में भारत के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। इस प्रयास में HAL, DRDO और इसी तरह कुछ स्थानीय ठेकेदार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भारत का AMCA जो प्रोजेक्ट है वो समय के साथ काफी आगे बढ़ रहा है और इसमें छठी पीढ़ी की विशेषताओं को भी जोड़ा जाएगा। इसीलिए AMCA में एक बेहतर स्टेल्थ प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा और टच स्क्रीन के साथ एक उन्नत यानी कि एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले इंटरफेस भी होगा। वहीं AMCA के एवियोनिक्स सूट को उन्नत रडार और एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसमें लगाए जाएंगे और इस फाइटर जेट की मैन्युअलिटी को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन सुविधा भी होगी, जिसकी वजह से ये एक प्रभावशाली करतब दिखा सकेगा। और इसमें भी इंटरनल वेपन बे यानी कि आंतरिक हथियार बे इसमें लगाया जाएगा। इस लड़ाकू विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता होगी, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें होंगी, स्टैंड ऑफ हथियार होंगे, गाइडेड बम्स होंगे। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से AMCA रूस के Su-57 जेट या फिर चीन के J-20 की तुलना में लॉकहीड मार्टिन के F-35 जेट के समान लगेगा, जो कि इसे एक रोल फ्लेक्सिबल फाइटर जेट बनाएगा, जो कि लोड आउट के आधार पर कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। AMCA भारतीय वायुसेना की एयर सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और इसी वजह से 2025 तक इस फाइटर जेट की पहली उड़ान होने की संभावना है और इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा 2028 तक। तो यानी कि कुल मिलाकर भारत भी 2025 तक स्टेल्थ पावर में शामिल हो जाएगा। यानी कि जिन देशों के पास स्टेल्थ जेट्स हैं यानी कि स्टेल्थ क्षमता वाले वो देश हैं, उनकी लिस्ट में भारत शामिल हो जाएगा। अगली अपडेट कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें जारी है। आतंकी संगठन हथियारों को जम्मू कश्मीर भेजने के लिए फिर से ड्रोन का सहारा ले रहे हैं और इस बीच BSF के जवान काफी चौकन्ने हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की सीमा में ड्रोन से हथियार व गोला बारूद गिराए गए हैं, जिसे BSF ने बरामद किया है। BSF की प्रवक्ता ने बताया कि सांबा इलाके में पॉलिथीन के पैकेट में लिपटे पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47 राइफल, एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 15 पिस्टल के कारतूस शामिल हैं।
वहीं अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 वरिष्ठ पायलटों को वाइस मार्शल के पद पर प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है। प्रमोशन पाने वाले पायलटों में एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर और एयर कमोडोर कीर्ति खुजरिया शामिल है। आपको बता दें कि हिलाल अहमद ने ही राफेल के पहले 5 विमानों में से एक को फ्रांस से भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं एयर कमोडोर कीर्ति खुजरिया को 11 जून 1988 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस की रोस्टॉम ने कहा कि उनकी मशीन बिल्डिंग डिवीजन ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु बिजली घरों की यूनिट 5 और यूनिट 6 में लगाए जाने वाले मेन सर्कुलेशन पंप को फिट किया है। रोस्टॉम ने कहा कि ये काम 2 चरणों में किया गया था और इन 2 यूनिट्स में कुल 8 सर्कुलेशन पंप्स हैं, जिसमें कि जो मेन सर्कुलेशन पंप है वो फर्स्ट क्लास सेफ्टी का है, जो कि कूलेंट को न्यूक्लियर पावर प्लांट में पाइप के माध्यम से मेन सर्कुलेशन पाइपलाइन के थ्रू रिएक्टर तक पहुंचाता है ताकि रिएक्टर ज्यादा गर्म ना हो सके। भारत की परमाणु ऊर्जा कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 4 और संयंत्र यानी कि यूनिट 3, 4, 5 और 6 का निर्माण कर रही है। अगली अपडेट नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल में लगातार जारी तनाव के बीच यानी कि राजनीतिक खींचातान के बाद दोबारा से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने केपी ओली को गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 10 मई को विश्वास मत खोने के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन माओवाद के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड का समर्थन मिल गया था, लेकिन वह जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहा। जेएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने देउबा का समर्थन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पार्टी के एक और अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने इस विचार को खारिज कर दिया। सरकार गठन के लिए 136 मतों का होना जरूरी है। सदन में जनता समाजवादी पार्टी की 32 सीटें हैं। अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। इजराइल और फलस्तीन के बीच अब युद्ध और तेज हो गया है। इजराइल ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंग में बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट कर दिया है और भीषण बमबारी की है। इजराइल की तोपों ने भी लगभग 40 मिनट तक गोले बरसाए। हमास ने भी इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों पर जबरदस्त रॉकेट हमले किए। इजराइल ने कहा कि लेबनान की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। लेबनान ने इसका खंडन कर दिया है। फिलिस्तीनी अधिकारी के अनुसार अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 31 बच्चे और 19 महिलाएं। यहाँ तक कि 830 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। गाजा पट्टी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इजरायली सीमा पर तैनात तोपों से लगभग 40 मिनट तक की गोलाबारी की गई। वहीं सूत्रों के अनुसार गाजा में लगभग 200 घर नष्ट हो गए। सैकड़ों लोगों ने उत्तरी गाजा के स्कूल में शरण ली है। इजराइल के यहूदी और अरब मिश्रित आबादी में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं इजरायली सेना प्रवक्ता ने बताया कि हमारी कार्रवाई में 160 जहाज जमीनी सेना भाग ले रही है। टैंकों ने कुछ समय विशेष निशाने बनाकर गोला बरसाए, लेकिन हम गाजा पट्टी में अभी तक नहीं घुसे हैं। वहीं अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है CU सेट को लेकर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब अपने छात्रों को सैटेलाइट डिजाइनिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए CU सेट को लॉन्च किया है और ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। CU सेट का हाल ही में उद्घाटन किया गया है और इसके तहत छात्रों के लिए नए लॉन्च किए गए सैटेलाइट डिजाइनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 4 महीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैटेलाइट का डिजाइन, कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन, परीक्षण और प्रक्षेपण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सैटेलाइट से जो डेटा मिलता है उसका संग्रह और विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 10 से 12 महीने की अवधि के भीतर एक मल्टीपर्पज नैनो सैटेलाइट बनाने की भी घोषणा की है, जिसे कि इसरो के अंतरिक्षयान से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।